वेलकम बैक। कल हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है एमलगमेशन। तो इसमें हमने देखा था किस तरह से दो कंपनीज मिल सकती है और तीसरी कंपनी बन सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो सकती है। एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। फिर हमने देखा था एमलगमेशन दो तरह के होंगे, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। तो हमने देखा था अगर पांच कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये इन द नेचर ऑफ परचेज है। उसका फिर ट्रीटमेंट क्या रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि वो मर्जर है कि परचेज है, उस तरह से अकाउंटिंग में फर्क पड़ेगा। तो नेचर ऑफ मर्जर में पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सारे एसेट्स और लायबिलिटी जो ट्रांसफर कंपनी के थे, ट्रांसफर कंपनी बोले जिसके एसेट्स सब ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कंपनी या काइंड ऑफ बोल सकते हैं खत्म हो रही है, दैट्स ट्रांसफर कंपनी। और जिस कंपनी में जा रहा है दैट्स ट्रांसफरी। तो इसके सारे एसेट्स उस कंपनी के एसेट्स बनने चाहिए, इसकी सारी लायबिलिटीज उस कंपनी की लायबिलिटीज बननी चाहिए। दूसरा चीज, इस कंपनी के ट्रांसफर कंपनी के एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स जो है वो अब ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने चाहिए। नंबर थ्री, जो अब ट्रांसपेरेंट कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जब इनको पैसे देने की बात आएगी तो इनको पैसे नहीं दिए जा रहे, इनको ट्रांसपेरेंट कंपनी में इक्विटी शेयर्स ही दिए जा रहे हैं। हाँ, कुछ फ्रैक्शन का अगर कुछ अमाउंट बन रहा है जिसका आप शेयर इशू नहीं कर सकते, उसके बदले उनको कैश दिया जा सकता है, ओनली फ्रैक्शन होगा शेयर्स के लिए। फोर्थ थिंग, इसकी जो ट्रांसपेरेंट कंपनी का बिजनेस है दैट इज इंटेंडेड टू कैरी बाय द ट्रांसपेरेंट कंपनी। और लास्ट में क्या है कि जो जो वैल्यू पे उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसपेरेंट कंपनी में आ रही थी, उसी वैल्यू पे वो ट्रांसफर कंपनी में लेंगे। हाँ, अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए कुछ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, दैट मेक सेंस। बट इसलिए चेंज नहीं करेंगे कि फेयर वैल्यू उनकी इतनी है, रिवैल्यू वैल्यू इतनी है, दैट यू नीड नॉट टू डू दैट, हैव टू बी ट्रांसफर्ड एट देयर बुक वैल्यूज ओनली। अगर ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यहां तक ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है जो आपको, कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है परचेज कंसिडरेशन। तो एक एमसीक्यू आपका एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन। क्या आप में से कोई ट्राई कर सकता है कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है। Sir, it is actually the price which is paid by the transferee company to the transferor company for ओके, amalgamation of business. ठीक है। कोई और इसमें It कुछ is, ट्राई कर sir, सकता it है। is simply the consideration paid by the transferee company. दोस्त का कहना है सर, लिटरल मीनिंग में कंसिडरेशन का मतलब है आपने कितना पे कर दिया टुवर्ड्स द परचेज। ठीक है, यही मतलब निकलता है। जी सर। हाँ, यही मतलब निकलता है आपका। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। और आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली, आपने बोला एक ट्रांसफरी है और दूसरा ट्रांसफरर है। ट्रांसफर के एसेट्स इधर गए तो ट्रांसफरी क्या देगा यहां से, पैसे देगा या जो भी चीज देगा। तो भाई का कहना है कि ट्रांसफरी जो भी देगा ट्रांसफरर को, दैट विल बी परचेज कंसिडरेशन। फाइन। देखिए, जब मैं इस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज लेता हूं, किस कंपनी के, ट्रांसफरर के, तो क्या क्या कर सकता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी इस कंपनी के क्या होंगे, इस कंपनी के शेयर होल्डर है, इस कंपनी के डिवेंचर होल्डर है, इस कंपनी के लायबिलिटीज है। सपोज ट्रांसफरी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को 50 लाख रुपए देता है, क्या देता है, 50 लाख रुपए देता है। इस कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को 10 लाख रुपए देता है। इस कंपनी के क्रेडिटर्स को 5 लाख रुपए देता है। टोटल पेमेंट इसने कितना किया, 65 lakhs। व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन दोस्त। आपने बोला कि जो भी पैसा, ये आपने वर्ड यूज किया ना, जो भी पैसा ट्रांसफरर कंपनी को देगा दैट विल बी परचेज कंसिडरेशन। तो मैंने आपको कुछ चीजें गिनाई। ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को 50 लाख रुपया दे दिया। ट्रांसफर कंपनी के ये जो डिवेंचर होल्डर्स थे इनको 10 लाख रुपया दे दिया। ट्रांसफर कंपनी जो क्रेडिटर्स थे इनको 5 लाख रुपया दे दिया। टोटल पैसा ट्रांसफर कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी को 65 लाख दे दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कंपनी ने कितनी परचेज कंसिडरेशन पे कर दी। सर, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं या आउटसाइड साइड लाइबिलिटीज हैं वो तो इसमें नहीं आते हैं।
सर इसमें वही आते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो प्राइस पे किया जाता है। तो आप अपना स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करना चाहेंगे। आपने पहले स्टेटमेंट बोला था जो भी पैसा ट्रांसफर कंपनी को देगी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। अभी जब मैंने एग्जांपल दी थी तो आपने बोला सर डिबेंचर होल्डर नहीं आएगा, क्रेडिटर नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मतलब क्या निकलेगा, जो भी पैसा या जो भी चीजें ट्रांसफरी कंपनी ने क्या किया, किसको दे दिया, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। समझ आई बात। यहां पे ये क्या है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया दैट इज परचेज कंसिडरेशन। आप बोलोगे सर मैंने तो 65 लाख में कंपनी खरीदी, यही बोलोगे ना। कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किसी को समझ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत सबको मैं बता दो। ये सर नो में जवाब दो, बाउंसर हो रहा है क्या, क्या पढ़ रहे हैं हम, परचेज कंसिडरेशन। क्या जवाब आया कि ट्रांसफर कंपनी के अगर शेयर होल्डर है सपोज, इनको मैं 50 लाख रुपया दे रहा हूं, इनके डिबेंचर होल्डर है उनको मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूं, और इनके जो अदर क्रेडिटर है सपोज इनको मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूं, तो मैं बीइंग ट्रांसफरिंग टोटल 65 लाख रुपीज दे रहा हूं। अब ये बात आ रही है कि पीसी जो मेरा है वो 50 लाख है, या पीसी जो है 65 लाख है। तो आई गेस सरहन इज द स्टूडेंट, सरहन ही था ना। तो जी सरहन ने सर। बोला सर आंसर जो है ना वो 50 है। तो एक लेमैन को अगर पूछेंगे, लेमैन बोलेगा कि सर मैंने जितना पैसा दिया मैंने तो 65 लाख दिया, तो मेरे को ये कंपनी कितने में पड़ी, मेरे को ये कंपनी 65 में पड़ी, यही बोलोगे ना आप। तो लेमैन तो यही बोलेगा कि मैंने ये कंपनी, आप एक जमीन खरीदने गए और जमीन आपने 65 लाख की खरीदी, तो आपने शेयर होल्डर को, उसके मालिक को कुछ दिया, गवर्नमेंट को कुछ दिया, किसी और को कुछ, आप क्या बोलोगे, मुझे जमीन तो 65 लाख की मिली। बट यहां पे बोले नहीं नहीं, जमीन आपको 50 की मिलेगी, मतलब द वर्ड हम यूज करें उसमें परचेज कंसिडरेशन, कि कंपनी को परचेज करने की कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख है। तो हमने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है, वो पैसा चाहे वो एसेट हो या कैश हो, जो ट्रांसफर ही कंपनी किसको देगी, शेयर होल्डर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, नॉट द पैसा जो उसने आउटसाइडर्स को दे दिया। रीजन बीइंग, हम ये देखते हैं कि इस कंपनी में ये मालिक कौन थे, ये शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स किसके मालिक थे, ये शेयर होल्डर इसके नेट एसेट्स के मालिक थे। ये शेयर होल्डर्स इस कंपनी के नेट एसेट के मालिक। अगर यहाँ पे लायबिलिटी 65 लाख है, यहाँ पे एसेट्स भी 65 लाख है कि नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर लाइबिलिटी 65 लाख की तो टोटल एसेट्स भी कितने होंगे, 65 लाख। 65 में से जो 15 लाख के एसेट है वो तो इसके है ही नहीं ना, वो तो किनके है, वो तो इनके है। तो इनको अपने हिस्से के एसेट्स ले लिए, बाकी जो बचे वो मालिकों के थे, उनको मैंने कितना पैसा दिया, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। समझ आई बात। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे दी 65 लाख है, ये 65 लाख के नहीं हो सकते, ये ज्यादा हो सकते, कम हो सकते, बराबर हो सकते। मैं एज्यूम देता हूं आपके कि ये भी 65 लाख के एसेट थे, इसमें से शेयर होल्डर्स का पैसा 50 लाख था, डिबेंचर होल्डर का 10 लाख था, क्रेडिटर्स का 5 लाख था। अब जब मैंने इसको टेक ओवर कर दिया, वेरी मच पॉसिबल कि क्रेडिटर्स को मैं बोलूंगा ठीक है तुम्हारा मेरी लाइबिलिटी हो, तुम्हें मैं अलग से पे करूंगा, शेयर डिबेंचर होल्डर्स को मैं तुम्हें अलग से पे करूंगा, बट शेयर होल्डर्स में कितना दे रहा हूं वो कंपनी खरीदने के लिए, दैट इज द अमाउंट विच आई एम पेइंग देम, वेदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स वेदर इन द फॉर्म ऑफ द कैश, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। क्या आप किसी को डाउट आ रहा है परचेज कंसिडरेशन में, यस और नो। नो सर। क्या क्या परचेज कंसिडरेशन में किसी को डाउट आ रहा है। तो क्या हुआ परचेज कंसिडरेशन का मतलब, तो आपको अगर एग्जाम में आ गया कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है तो आपको बोलना है परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है। अगर आप रिपीट करोगे, हम लेट से आए हैं अभी नमाज पढ़ के। हाँ, तो
परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या निकला? एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स and other securities issued and payment made in form of cash or by the transferring company. ट्रांसफर कंपनी जो कुछ भी दे दे किनको? शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी को, तो वो कहलाया जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो अदर वर्ड्स में हम बता सकते हैं इट्स द प्राइस पेएबल बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो इसमें क्या है? डिबेंचर होल्डर को जो दिया, क्रेडिटर्स को जो दिया, वो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, वो उनके एसेट्स का पार्ट था जो आपने उनको चाहे पे किया या टेक ओवर कर दिया। अल्टीमेटली जो बाकी बिजनेस का रेजिडुअल इंटरेस्ट था वो कितने में आपने खरीदा, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो इट डज नॉट इंक्लूड द सम विद द ट्रांसफरिंग कंपनी विल पे टू द डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 50 लाख इनको दिए, 5 लाख इनको दिए, 10 लाख इनको दिए, अब आप बता दो कि परचेज कंसिडरेशन कितना है, तो वहां पे 65 भी आएगा, 60 भी आएगा, 50 भी आएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। तो करेक्ट ऑप्शन इज, आपको ये याद रखना है, परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट विच इज बीइंग पेड टू द शेयर होल्डर्स। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहां तक मैं पूरा चैप्टर आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप सीए का एग्जाम नहीं दे दो। दूसरा आता है इस परचेज कंसिडरेशन को हम निकालेंगे कैसे? परचेज कंसिडरेशन को हम निकालेंगे तो इसको हम बहुत सिंपल तरीका होता है। तो ये जब टेक ओवर होता है तो डिसाइड किया जाता है कि ये कंपनी क्या देगी। अब जैसे इंडियन ऑयल ने बीपीसीएल को, बीआरपीएल को टेक ओवर कर दिया, अब इंडियन ऑयल बीआरपीएल के शेयर होल्डर्स को क्या देगी? सपोज हमने उनको बोला कि आपके जितने भी शेयर थे, हर 2 शेयर के बाद बदले आपको इंडियन ऑयल का 1 शेयर मिलेगा, और सपोज कुछ नहीं मिला, तो आप परचेज कंसिडरेशन क्या निकालोगे? आप बोलोगे परचेज कंसिडरेशन क्या निकलेगा? उसके हर 2 शेयर के बदले इंडियन ऑयल का 1 शेयर मिलेगा। तो सपोज उनके नंबर ऑफ शेयर थे 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 1/2, तो 5 लाख शेयर इनको मिलेंगे इंडियन ऑयल के। अब वैल्यू क्या होगी? वैल्यू डिसाइड की जाएगी, सपोज इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। इंडियन ऑयल का शेयर उस वक्त कितने का है? सपोज 140 का इंडियन ऑयल का शेयर, तो 140 इंटू 5 लाख। या होगा कि हर 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर का पैसा मिलेगा एट द रेट 50, तो वो वहां पे क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको उस तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना इसमें। इसके बाद आपके लिए जो इसमें रिलेवेंट है, जैसे ये बोला, और शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों। इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों मतलब होता है। कल के लेक्चर में हम थोड़ा कंसोलिडेशन को डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद जो फिर दूसरा पैरा में हमारा सिलेबस में रेशियो एनालिसिस उस पे आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर के पेपर भी मैं पैरेलली देख रहा हूँ, जो आपके लिए रिलेवेंट लग रहा है उतना ही करना है, बाकी टाइम जाया नहीं करना है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो हमने बोला था कि आप देखोगे वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, इन द नेचर ऑफ परचेज है, उसमें क्या करना है? वन से आइडेंटिफाई हो गया इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज है, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग आती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें जो इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, उसमें अगर आपने देखा तो कुछ नहीं हो रहा है, बस 2 कंपनियां साथ में आ रही है, अब साथ में काम करेंगी। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांसफर कंपनी के एसेट्स है, दे विल बी ट्रांसफर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, और इसमें उनके सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज, सारे रिजर्व आते हैं शेयर कैपिटल को छोड़ के। मेरे कहने का मतलब है, जब इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, उसमें हम जो मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। उसमें कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज ये आईओसीएल है और ये बीआरपीएल है। ठीक है, ये आईओसीएल है, ये बीआरपीएल है, इनके फिक्स्ड एसेट्स है 100, ये 15 है, इनके करंट एसेट्स है 50, और ये 6 है। इसकी शेयर कैपिटल है या शेयर होल्डर्स फंड है 120, और ये 17 है, और इनकी जो लाइबिलिटीज है 30 है, और ये 4 है। इस तरह से इनकी बैलेंस शीट्स है। अब सपोज मर्जर हो गया,
IOCL BRPL का मर्जर हो गया आपस में। अब जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा, BRPL गॉट मर्ज्ड इनटू IOCL, तो BRPL खत्म होगी। अब जब मैं IOCL की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे BRPL के एसेट्स उधर ट्रांसफर करने हैं, BRPL की लाइबिलिटीज उधर ट्रांसफर करनी है, और यहाँ पे सब ट्रांसफर होगा, मतलब शेयर कैपिटल में अगर रिजर्व भी कुछ है वो सब ट्रांसफर होगा। ठीक है, सपोज मैं इधर बताऊंगा, यहाँ पे शेयर कैपिटल जो था और रिजर्व जो थे वो इस तरह से थे, शेयर कैपिटल 100 था, रिजर्व 20 थे, यहाँ पे शेयर कैपिटल 10 था, रिजर्व 7 है। अब क्या होगा, इसके इंडियन ऑयल के फिक्स्ड एसेट कितने हैं, अपने 100 थे, और इसके 15, इसके पूरे 15 जो है मैं इंडियन ऑयल में ट्रांसफर करूंगा तो 115 आएगा। करंट एसेट्स कितने आएंगे, 50 और से 56, क्योंकि इसके सारे एसेट्स इधर चले जाएंगे, इसके सारे एसेट्स इधर चले जाएंगे, इसके ये सारे एसेट्स इधर चले जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, इसकी लाइबिलिटीज 30 और 4 कितना हो गया, 34 इधर चली जाएंगी। रिजर्व जो है वो दोनों के मर्ज हो गए, इसके 20 रिजर्व थे, इसके 7 रिजर्व थे, 27 थे। शेयर कैपिटल कितना था, इंडियन ऑयल के 100 थे, अब इनके जो शेयर्स थे वो तो इनके शेयर्स थे 10, यहां पे होगा कि BRPL के जो 10 शेयर्स थे इनको अब क्या देगा इंडियन ऑयल, अपने शेयर्स देगा। 10 लाख के जो इनके शेयर्स थे इसके बदले इंडियन ऑयल उनको अपने शेयर्स देगा। सपोज इंडियन ऑयल ने जो इनको शेयर्स दिए वो 8 लाख के शेयर दिए, बोला तुम हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी अच्छी है, हम तुम्हें अपनी कंपनी के 8 लाख के शेयर देंगे। तो इंडियन ऑयल ने इनको कितने शेयर्स दिए, 8, टोटल कितना हुआ 108। तो वहां पर क्या हुआ, अगर आप देखोगे इंडियन ऑयल ने इसके कितने एसेट्स लिए, 15, 15 और 6 कितना हुआ, 21, 21 हो गया, 21 हो गया। 21 में से 4 लायबिलिटीज थे, कितना बचा, 17। 17 में से 17 में से हमने क्या पैसा दिया उसको, हमने कितना दिया उनके शेयर होल्डर्स को, 8, 8 दे दिया। समझ आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है, समझ आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है। सर आ रहा है समझ। तो अब इंडियन ऑयल ने क्या किया, उसके टोटल एसेट्स लिए 21, उसमें से 4 लायबिलिटीज थे, तो नेट एसेट्स मैंने कितने लिए उसके, 17। 17 के बदले मैंने उनको क्या दिया, उसके शेयर होल्डर्स को 8 लाख के शेयर दिए अपने। तो पीछे क्या बचा, तो इंडियन ऑयल को इस केस में 9 लाख का फायदा हुआ। जब ये मर्जर का केस है और सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज आपने बुक वैल्यू में लिए, और बट आपने क्योंकि शेयर ज्यादा या कम दे दिए, वहां पे आपका फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बट सिंस द आइडिया इज कि आप दोनों मर्ज हो रहे हो, तो आप बोलोगे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बट ठीक है जो भी ये डिफरेंशियल हो गया उसको हम रिजर्व के साथ एडजस्ट करेंगे। तो आप बोले कि ये तो 7 था ही, इसके बाद बचा 2, यहाँ पे 10 की जगह आपने 8 ही दिया, तो 2 यहां से फायदा हुआ, वो रिजर्व में ऐड करोगे तो टोटल रिजर्व 29 होगा। तो क्या समझ आया, जब मर्जर होगा, जब मर्जर होगा तो आप देखोगे इसके आपने कितने नेट एसेट्स ले लिए और आपने इसकी परचेज कंसिडरेशन कितनी दी, जितना भी डिफरेंस होगा वो किस में जाएगा, रिजर्व में जाएगा। समझ आई बात, कोई रिपीट कर सकता है मैंने क्या बोला, ये लास्ट वाली बात। जब आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड करोगे आप उसके सारे एसेट्स और उसकी सारी लायबिलिटीज बुक वैल्यू में लोगे, ये हमने पढ़ा था मर्जर का एक क्राइटेरिया है, तो उसके सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को बुक वैल्यू में लेना। आपने बुक वैल्यू में लिया, बट ये हो सकता है कि जितनी क्या आपने उसके नेट एसेट्स लिए, आपने उसको इतना पूरा यहां से शेयर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया, तो वहां पे जो डिफरेंस हो सकता है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, उसको आप ट्रांसफर कहां करते हो, रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। समझ आई बात, यस सर। तो क्या मतलब निकला कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो फॉलो किया जाता है एमएलके इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो वहां पे जो भी डिफरेंस होगा किसका, परचेज कंसिडरेशन का, वाइज वाई नेट एसेट्स का, वो ट्रांसफर किया जाएगा वहां पे, रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा मेथड, अगर परचेज मेथड है। परचेज मेथड क्या है, जहां पे मर्जर नहीं है, उस केस में बेसिकली क्या है, अगर आप देखो ना, आप उस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, आप उस कंपनी को खरीद रहे हो। पहले केस में मर्जर में आप खरीद नहीं रहे हो, आप साथ निभाने जा रहे हो एक साथ, तो वहां पे क्या फंडा चलेगा, आपका और मेरा, ये हम का हमारा बनेगा, योर प्लस माइन इज अवर्स। सो मैंने आपको कम दिया,
मैंने आपको ज्यादा दिया, कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट विद द कंसोलिडेटेड रिजर्व्स ऑफ आवर कंपनी बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द बिजनेस टुगेदर। बट परचेज में ये मेंटालिटी नहीं होती, परचेज में आप क्या कर रहे हो, उसको खरीद रहे हो। तो परचेज में क्या होगा, उसके आपने नेट एसेट्स ले लिए, वो आप बोलोगे कि कितने वैल्यू पे आपने ले लिया, आप फेयर वैल्यू पे जितने पे भी ले लिया, तो यू गेट दिस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब कितना, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कितने में आपने जो नेट एसेट्स उसके टेक ओवर कर दिए। इसके बाद आपने यहां से क्या दिया, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। फिर आप कंपेयर करोगे कि भाई नेट एसेट्स मैंने इस बिजनेस के 12 लाख रुपया लिए, रिजर्व लेने की बात तो है ही नहीं, आपने उसके नेट एसेट्स ले लिए 12 लाख, जो उस बिजनेस के, सपोज मैंने बीआरपीएल को टेक ओवर कर दिया, इसी केस में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सपोज ये मर्जर नहीं था, ये परचेज था, तो इसके नेट एसेट्स कितने थे, 15 लाख के फिक्स्ड एसेट थे, करंट एसेट 6 लाख थे, 21 लाख के, और नेट एसेट्स माइनस 4 लाख की लायबिलिटीज थी 21 लाख। मैंने उसको बोला भाई 21 लाख के तेरे नेट एसेट्स है, बट मैं तेरे को दे रहा हूं, 16 लाख रुपया। क्या दे रहा हूं, 16 लाख के शेयर दे रहा हूं। अब आपको क्या लगता है, मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ? मैंने चीजें ली 21 लाख की, बट उसको दे दी 16 लाख की, तो मेरे को 5 लाख का फायदा हुआ। नेट एसेट्स टेकन हुआ 21 लाख, परचेज कंसिडरेशन पेड 16 लाख, 5 लाख का फायदा हुआ। तो इस केस में आप बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, एमएल परचेज है एंड यू हैव पेड मोर और लेस अमाउंट देन व्हाट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, दैट्स कॉल्ड नेट एसेट्स। आपने कितने लिए और आपने कितना पैसा दिया, अगर वो ज्यादा पैसा, कम पैसा दे दिया तो आपका फायदा हो गया, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। बट अगर उल्टा है, आपने उसको ज्यादा पैसा दिया है, तो उस केस में हम बोलते हैं ये आपने ज्यादा पैसा किसका दिया है, गुडविल का। गुडविल का डेफिनेशन पढ़ा था क्लास 12th में, क्या होता है गुडविल का मतलब, कोई बता पाएगा गुडविल का मतलब क्या है? कौन सा गुडविल पढ़ा है 12th में? सर आपकी वॉइस ब्रेक सर हो रही है। इमेज ऑफ द कंपनी। ठीक है, गुडविल क्यों देते हैं, गुडविल का पैसे क्यों देते हैं? जब आपको लगता है कि ये कंपनी से की जो वैल्यू है, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स जो उसके पास है, उसके बगैर इसकी वैल्यू है जिससे मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो आप उसको तो ज्यादा पैसा देते हो, वो जो डिफरेंशियल पैसा आप देते हो उसका, दैट्स कॉल्ड एज गुडविल। वो बेसिकली क्या है, जो फ्यूचर में आप प्रॉफिट कमाओगे, ओवर एंड अबो जो नॉर्मल बिजनेस को ऐसा प्रॉफिट कमाएगा, ओवर एंड अबो आप उसके मतलब गुडविल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने सपोज इस बिजनेस को टेक ओवर किया, वहां पे मुझे, मैं इसको टिपिकल एग्जांपल कैसे देता था जब मैं कश्मीर अपने बच्चों को समझाता था, कश्मीर में मैं एग्जांपल देता था शक्ति स्वीट्स की, जम्मू वालों को मैं एग्जांपल दूंगा पहलवान की, गांधीनगर में, आई गेस गांधीनगर में ही है पहलवान, गोल चक्कर के पास में। तो पहलवान स्वीट्स है या शक्ति स्वीट्स है, मैं उसको खरीद रहा हूं। आप अपने इलाके के बाकी बिजनेस को विजुअलाइज कर सकते हो। उस बिजनेस की जो दुकान है, बिल्डिंग है, सपोज वो 5 लाख की बिल्डिंग, उस बिजनेस में जो स्टॉक है वो 2 लाख का है, उस बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट है 3 लाख है, टोटल कितना हो गया उस दुकान की वैल्यू? 5 लाख की दुकान है, 3 लाख के वो है, 2 लाख के वो है, तो 10 लाख वैल्यू होनी चाहिए। बट मैं इसको 15 लाख रुपए दे रहा हूँ, वो 5 लाख रुपए जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसके, वो क्या मैं बोलता हूँ, वो गुडविल है उस बिजनेस की, जो मैं यहाँ पे, उस पहलवान का नाम है, जो बाहर वहां पे कोई और सीट वाला होगा, और जो पहलवान होगा, पहलवान ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, बिकॉज पहलवान का एक नाम है, पहलवान के उस नाम की वजह से वहां पे कस्टमर फुटफॉल ज्यादा है एज कम्पेयर टू वहां पे कोई एरा गैरा स्वीट शॉप। तो उस वजह से वो मुझसे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, जितना बड़ा ब्रांड उतनी ज्यादा गुडविल। तो वो जो पैसा मैं नेट एसेट से ज्यादा पैसा देता हूँ, नेट एसेट क्या था, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, उससे भी ज्यादा जो मैं एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ वो गुडविल का पैसा होता है। तो एमएल के इन द नेचर ऑफ परचेज में अगर हम नेट एसेट से ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज टुवर्ड्स द गुडविल ऑफ दैट कंपनी, टुवर्ड्स द गुडविल ऑफ दैट बिजनेस। एंड इफ इट इज इन द एमएल के इन द मर्जर, तब बोलते हैं कोई गुडविल गुडविल आप थोड़ी खरीद रहे हो, आप तो साथ में काम कर रहे हो, पहलवान कौन, मैं कौन, हम तो दोस्त बन गए, जियो कौन, हॉटस्टार कौन, हम थोड़ी खरीद रहे हैं एक दूसरे को, हमको मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कैपिटल रिजर्व होता है ना गुडविल होता है, यहाँ ना फायदा होता है ना महंगी चीज खरीदी जाती है, यहाँ पे साथ में काम करते हैं, तो जो भी डिफरेंशियल होगा वो जनरल रिजर्व में जाएगा। और जब इंटरनेशनल परचेज होता है तो उस केस में डिफरेंस देखना चाहता है, अगर आपने ज्यादा पैसे दे रही है एज कम्पेयर टू द एसेट्स यू गॉट, आप बोलते हो ये मैंने गुडविल का पैसा दिया है,
अगर कम पैसे देने पड़े तो आप बोलते हो ये आपको फायदा हो गया, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दूसरी चीज, इन द नेचर ऑफ मर्जर में आप उसके रिजर्व्स भी लेते हो अपनी बुक्स में, उसके जो रिजर्व्स थे, और फिर लास्ट में डिफरेंशियल दिखाते हो। बट जहां तक बात आ रही है, जहां तक बात आ रही है एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, वहां पे आप उसके रिजर्व्स नहीं लेते हो, आप उसके नेट एसेट लेते हो, उनका फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, जितनी भी होगा, रिजर्व्स आप उसके नहीं लेते हो। बट कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं जो आपको लेने ही पड़ते हैं अपनी बुक्स में। आप रिजर्व का कोई पैसा नहीं देते हो, आप नेट एसेट का पैसा देते हो। बट ये रिजर्व कुछ अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है, आपको ये अपनी बुक्स पर रखने ही है फॉर वट एवर रीजन, तो उस केस में आप, क्योंकि इसके लिए कोई अलग अलग से पैसा नहीं देते हो, बट आप एक एंट्री पास करते हो, उसमें आप बोलते हो एमलगेमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। एमलगेमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, दोनों रिजर्व में डेबिट क्रेडिट दोनों दिखे हैं। जब इस रिजर्व की रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म होती है, तब इस एंट्री को आप रिवर्स कर दो। मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा होगा। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो टी कंपनीज है, रबर कंपनीज है, उनको इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस मिलती है, प्रोवाइडेड ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में इतना पैसा ट्रांसफर कर ले, टी अलाउंस रिजर्व में सपोज इतना पैसा ट्रांसफर करे, तो ये तो इनकी स्ट्रेटजी रिकॉर्ड आ गई कि आपको इस रिजर्व में ट्रांसफर करना ही करना है। एक बैंक था पीएनबी, बैंक्स को अपना गाइडलाइन के हिसाब से आरबीआई में एक रिजर्व बनाना होता है, उसमें 20-20% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। अब मैंने एक बैंक को टेक ओवर कर दिया, उसका ये रिजर्व दिख रहा है, तो वो रिजर्व तो मैं नहीं बोलूंगा उसको मैं तुम्हारा रिजर्व नहीं दे रहा हूं, मैं उसको उस रिजर्व का कोई पैसा नहीं दूंगा, बट उसको अपनी बैलेंस शीट में तो रिजर्व दिखाना है। अब जब मैं उसको टेक ओवर करूंगा तो तब भी उनको ये कंपनी जाकर लायबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कराना है कि उनका ये रिजर्व बुक्स में दिख जाए, तो इसीलिए मैं उसका रिजर्व का पार्ट अपनी बुक्स में ले रहा हूं। बट सिंस इस रिजर्व के लिए मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, तो मैं एक एंट्री कर रहा हूं, रिजर्व को तो ले रहा हूं अपनी बुक्स में, पैरेलली एक अकाउंट को डेबिट करता हूं जिसका नाम है एमलगेमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। तो दोनों का डेबिट और दोनों का क्रेडिट ओवरऑल रिजर्व में दिखेगा, तो इंपैक्ट पीएनएल पे, बैलेंस शीट पे जीरो पड़ेगा। जिस दिन ये उसका रिजर्व रखने का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, तब इस एंट्री को मैं रिवर्स करूंगा। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आ गई? आप लोग जवाब ले देते हो। यस सर, यस सर। इस क्वेश्चन इसके लिए एग्जाम में बहुत कुछ है करने के लिए, बट अगर एकेडमिक्स होता, अगर आपका सीए इंटर के आप होते, तो मैं आपको ये बहुत डिटेल में अच्छे से समझा देता, बट अपेरेंटली व्हाट आई सॉ इन द पेपर्स आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, उतना डेप्थ में जाना। तभी मैं मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट थोड़ा आपको आइडिया मिले कि अगर यहाँ से एमसीक्यू आया, आपको वो चीजें आ जाएगी। जब डिटेल में कहीं पढ़ना होगा तब मैं आपको इस पर डिटेल में पढ़ूंगा। एज सच मुझे कुछ और इसमें नहीं लग रहा है। परचेसिंग कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी भाई, जब आप उसके सारे एसेट्स लोगे, तो सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज क्या करोगे, एसेट्स को क्या करते हो, डेबिट करते हो, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हो, ठीक है। और अगर फिर आपने उसको सस्ते में ले लिया, महंगे में ले लिया, तो गुडविल को डेबिट करोगे, सस्ते में ले लिया तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हो, ठीक है। इसमें और कुछ आपको नहीं जाना। और एक होती है एडजस्टमेंट्स होती है। अगर मैंने बीआरपीएल को टेक ओवर किया, ठीक है, आईओसीएल ने बीआरपीएल को टेक ओवर किया, सपोज इसके बगैर भी टेक ओवर से पहले भी ऐसा हो सकता है कि हमारी आपस में डीलिंग होती है, हो सकता है कि बीआरपीएल मेरा डेटर भी है, उसे मैंने कुछ पैसा भी देना है। जब मैं बीआरपीएल को टेक ओवर करूंगा, मैं क्या दिखाऊंगा, उसके एसेट्स मेरे एसेट्स है, उसमें एक दिख रहा है, उसकी लायबिलिटीज मेरी लायबिलिटी, उसमें दिख रहा है एक क्रेडिटर दिख रहा है 5 लाख रुपया, वो दिखा रहा है बीआरपीएल, ये 5 लाख रुपया मुझे इंडियन एल को देना है। अब विजुअलाइज करो, इंडियन एल उसके सारी एसेट्स ले ली, सारी लायबिलिटीज, वहां पे क्या दिखा रहा है, क्रेडिटर। अब जब मैं कंसोलिडेट दिखा रहा हूँ, अगर दिखा रहा है मुझे 5 लाख रुपया देना है इंडियन ऑयल को, यहाँ पे जब मैं इंडियन ऑयल अपने बैलेंस शीट देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझे 5 लाख रुपया देना है बीआरपीएल को, फिर पता चल रहा है अरे यार बीआरपीएल तो वही है जिसको मैंने टेक ओवर किया। तो ये डेटर रखना और क्रेडिटर रखना कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो क्रेडिटर भी तुम ही हो, वो डेटर भी अब तुम ही हो, बिकॉज बीआरपीएल अब तुम ही बन गए। यहाँ से आप बोल रहे हो बीआरपीएल से लेना, यहाँ से बोल रहे हो इंडियन ऑयल को देना है, भाई इंडियन ऑयल भी तुम हो, बीआरपीएल भी तुम ही हो। तो उस केस में जो इंटर कंपनी एडजस्टमेंट होती है वो हम करते हैं। जैसे ट्रेड पेबल था, लाइबिलिटी थी, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो डेटर था उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मेक सेंस? इसी तरीके से हो सकता है कि आप आपस में क्या करते हो, परचेज सेल भी करते हो सकता है इंडियन ऑयल उसको कुछ स्टॉक भी बेचता था, अब इंडियन ऑयल ने उसको स्टॉक महंगा बेचा था और वो उसी की बुक्स में है। जब आप अपनी बुक्स में उसको लाओगे, तो हमने क्या पढ़ा था, जिस वैल्यू पे उसका स्टॉक दिख रहा उसी पे लाएंगे।
बट अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी है वो फॉलो करेंगे। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये तो कॉस्ट में है ही नहीं, क्योंकि मैंने जब उसको भेजा था मैंने इसमें प्रॉफिट ऐड किया था, ये तो मेरा ही स्टॉक है ना जो वापस आ रहा है, ये कॉस्ट में थोड़ी है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। दैट प्रॉफिट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, जो आज की डेट में अभी तक अपने कस्टमर से नहीं लिया है, बिकॉज वो आपका ही माल है जो बीआरपीएल के साथ, आप बीआरपीएल आपका ही बना, जो एडिशनल प्रॉफिट आपने इसमें कमा दिया था वो आप क्या करोगे, कम करोगे, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट को आप एलिमिनेट करते हो और उसे आप अपने रिजर्व से लेस करते हो। इतना ही आपको इस पे जानना है। कल का सेशन भी जो होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कंसोलिडेशन, बट यस वी विल गो थ्रू दैट बिकॉज इट इज देयर इन द सिलेबस, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट वेटेज के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंशाल्लाह जो हमारे दूसरे टॉपिक्स होंगे वो अगेन फुल फ्लेज हमारे लिए रिलेवेंट हो गए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये नहीं समझना सर ये क्यों छोड़ रहा है, सर इसलिए छोड़ रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट की बुक है, बट मैं इसको बेस बना के आप लिए पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको उतना ही दे रहा हूँ जितना मुझे लगता है कि आप लिए रिक्वायर्ड है। और इसमें भी अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अलग से नोट्स बाद में दे दूंगा, बट कंसेप्चुअली कुछ कुछ चीजें आपको बतानी थी जो मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना अगर आपको उसमें इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज पूरा समझ नहीं आ रहा है, जितना जितना समझ आ रहा है उतना काफी है, डिटेल में नहीं बैठना इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है ना, ये सीए के बच्चों से भी नहीं हो पाते उस वक्त सॉल्व, बट मुझे आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना था इसमें से, तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो कल का सेशन फिर हम जैसे डिस्कस किया था, कल हम 8:15 से क्लास दे दें, 8:15 से 9:15। यस सर। ठीक है, कल कल की क्लास 8:15 से 9:15 होगी, ओके सर, और रजनीश। परसों से भी 8:15 से 9:15 होगी क्लास। ठीक है, चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, चलो। थैंक यू। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? चलो गुड। नो सर, थैंक यू।